Ready? Rolling. Huh? He's hot on the campaign trail. He's got the difficult job of managing the internal affairs of the state. Plus, he's got the bigwigs from the center coming in as Gujarat gets ready to go to polls. But Harsh Sanghvi has still found the time to have a chat with us. तो हर्ष, सबसे पहले नमस्ते. थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने समय निकाला. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि विकेट कैसा लग रहा है? पिच तो एकदम सेट है और ये पिच खास तौर पे बल्लेबाजों के लिए और एक बेहतर इनिंग आपको 2022 में देखने मिलेगी. ऑडियंस आप देख सकते हो, पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरा फुल हुआ है. ऐतिहासिक भीड़ जमा हुई है और चारों ओर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं. और कल ही मोदी जी यही पिच पे एक ऐतिहासिक इनिंग खेल के आज भावनगर की ओर गए हैं. तो उन्होंने इनिंग्स तो सेटअप कर दिया, जैसा अगर क्रिकेटिंग पार्लांस में कहा जाए, और काफ़ी सारे चौके छक्के मारे हैं. पर क्या ये पूरी इनिंग्स को ले जाने के लिए काफ़ी है? क्योंकि कहा जाता है ना, कैप्टन इज़ ओनली एज गुड एज द टीम. तो टीम नीचे जम के काम कर रही है कि नहीं? क्योंकि कई बार ये कहा जा रहा है इस इलेक्शन में, और जहाँ तक सूरत में मैंने देखा है कि एक तरफा इलेक्शन है, लेकिन अब बीजेपी को डिसाइड करना है कि वो कितनी सीटें जीतेगी. देखिए, ये भारत पाकिस्तान के बीच की मैच होती है जब, तब कैप्टन एक बेहतरीन इनिंग खेलते हैं. हाँ. दूसरे प्लेयर्स की जिम्मेदारी है मैच संभालने की और ऑडियंस की जिम्मेदारी है देश को जिताने की. इसी तरह से मोदी जी ने एक इनिंग खेली है. पीछे सभी कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं, गुजरात की जनता के साथ आगे बढ़ रहे हैं. और गुजरात में चारों कोने में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं. ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं, गुजरात के नागरिक गुजरात के हित में लड़ रहे हैं. तो आप भारतीय जनता पार्टी नहीं, गुजरात के नागरिक गुजरात के हित में लड़ रहे हैं कह रहे हैं. पर गुजरात के हित में काम हुआ, अगर काम हो रहा था तो 1.5 साल पहले सरकार में इतना भारी परिवर्तन क्यों हुआ? पूरी कैबिनेट को क्यों बदल दिया गया? आपको जो भूमिका दी गई, आपको कित समय मिला है अपनी मिनिस्ट्री के अंदर पैर जमाने के और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के? या फिर ये कहीं ना कहीं पूरा पासा उलट ना जाए, 99 से और ज़्यादा नीचे स्लिप ना हो जाए, उसके लिए डैमेज कंट्रोल था? देखिए, विजय भाई रूपानी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे 5 साल पूरी टर्म काम किया है. मुझे भी उनके साथ काम करने का, काम सीखने का अवसर मिला है. इसमें कोई बदलाव नहीं है. पहले भी टीम गुजरात काम कर रही थी, आज भी टीम गुजरात काम कर रही है. खास तौर पे आज भी गुजरात में जो पूर्व के जितने भी मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी हैं और हाल में मुख्यमंत्री जी, हम लोग साथ में बैठ के कई निर्णयों पे काम करते हैं. गुजरात के हित में जब निर्णय लेने होते हैं, तब सब लोग टीम गुजरात के तौर पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में खास तौर पे कोई गए, कोई नए आए, इस प्रकार का व्यवहार और संस्कार हमारे नहीं रहे हैं. उनका अनुभव और हमारी मेहनत दोनों का संगम है और गुजरात को डबल इंजन का फायदा मिल रहा है. पर कई सारे की प्लेयर्स को बेंच भी किया गया है, तो ये सिलेक्शन का गेम जो है वो कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि जो माने हुए जाने माने प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं पक्के, वो बेंच पे बैठे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. देखिए, मेरा ये मानना है कि पक्के खिलाड़ियों के अनुभव से ही चुनाव आगे बढ़ रहा है. पार्टी में और मैच में जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं. कभी कभी प्लेयर्स होते हैं वही, कभी आने वाले दिनों में कोच बनना पड़ता है. तो ऐसे ही यहाँ पे भी यही लोगों के मार्गदर्शन से ये चुनाव लड़ा जा रहा है. आज देखिए आप, विजय भाई रूपानी जी, पूरे सौराष्ट्र में उनकी बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके वो ये चुनाव जिताने में रात दिन मेहनत कर रहे हैं. नितिन भाई पटेल, उनकी ऐतिहासिक सभा हुई है. मेरी विधानसभा में भी, मेरे विधानसभा के आसपास की विधानसभा में भी उनकी कई सभाएं हुई हैं और उनकी सभाओं के लिए मांग है. बहुत अच्छा काम हो रहा है और सभी लोग साथ में मिलकर आगे काम कर रहे हैं. खास तौर पे हर एक पार्टी, हर एक परिवार में अलग अलग समय पे अलग अलग निर्णय आते हैं जी. सहजता से ये निर्णय सब लोग स्वीकारते हैं. यहाँ पे भी हजारों लाखों कार्यकर्ता है. 182 लोगों में मैक्सिमम लोगों ने साथ में आगे बढ़े हैं. और जो लोग कहीं ना कहीं 2 दिन के लिए नाराज थे, वो भी तीसरे दिन से एक परिवार के रूप में ये एक
जॉइंट फैमिली के रूप में काम करते हैं हम लोग। तो ये 8 दिसंबर को फिर से एक बार सब लोग साथ में मिलके गुजरात की जनता की सेवा करेंगे। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन मोरबी का जो हादसा हुआ उस पर भी सरकार की अकाउंटेबिलिटी पर प्रश्न है। वो हादसा दुखद था, पर क्या उसकी वजह से बीजेपी को उस रीजन में सेटबैक होगा? क्योंकि अभी भी पूछा जा रहा है कि इंक्वायरी तो चल रही है, लेकिन दोषारोपण जो है और अकाउंटेबिलिटी अभी तक फिक्स नहीं हुई। देखिए, ये बहुत ही दुखद और दुर्घटनापूर्ण घटना थी। ये घटना में कई परिवारों ने अपने स्वजनों को खोया है। इससे चुनावी फायदा नुकसान मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है और सरकार के तौर पे भी ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। घटना बनते ही सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है बचाव कार्य की। बचाव कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी ने आसपास के सभी जिले से सभी प्रकार की जो फैसिलिटीज़ है उसको मोरबी भेजा गया। खास तौर पे मैं प्रधानमंत्री जी को, मतलब मैंने देखा प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री कार्यालय सुबह 6 बजे तक कंटिन्यूस पॉइंट टू पॉइंट फॉलोअप प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रहा था। यूएचएम और यूएचएम की ऑफिस भी इसी प्रकार से फॉलोअप कर रही थी। अब देखिए कि मोरबी तक सेना हो, बीएसएफ हो, नेवी, एयरफोर्स, गरुड़, एनडीआरएफ, ये सभी टीमों का काफिला 2 बजे तक वहाँ पहुँचाया गया। जी। प्रधानमंत्री जी खुद स्थल निरीक्षण के लिए आए थे। मैंने उनको देखा, कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत ही ज़बरदस्त दुख इन बच्चों के लिए, इन परिवारजनों के लिए था। उनका पहला प्रश्न था कि ये दुर्घटना बनी उसके बाद पहला पेशेंट हॉस्पिटल कितने मिनट में पहुंचा। पहला पेशेंट घटना बनने के बाद 18वें मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गया था। पेशेंट जब हॉस्पिटल पहुंचने लगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग जब पहुंचे, तो वो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट समय सर मिल रही थी, वहाँ कोई डॉक्टर्स की कमी पड़ी, किस प्रकार से वो व्यवस्था की गई, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कितना सहयोग किया। खास तौर पे उन्होंने कहा कि मैं पूरी रात जब न्यूज़ चैनल्स देख रहा था तो मैंने देखा कि जो तंत्र है, मतलब गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है, उसके साथ खास तौर पे मोरबी की जनता रोड पे उतर के 5 किलोमीटरों तक ह्यूमन चेन बना के एक भी एम्बुलेंस को एक सिंगल ब्रेक नहीं मारनी पड़ी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। जी। फायर ब्रिगेड कब पहुंची, फायर ब्रिगेड के पास सामान कितना था, मोरबी के लिए पर्याप्त सामान था या नहीं, मोरबी के लोग जो अंदर घुसे हुए थे वो कौन थे, वो सबसे मोदी जी मिले, उनसे पूछा, चीज़ें समझी, घटना बनी कैसे, घटना बनी तो ये बनने के कारण क्या है, काम दिया था तो क्या काम हुआ था। साथ में मुख्यमंत्री जी ने 6:30 बजे की ये घटना में 8 बजे ही एक हाई लेवल कमेटी को इसकी इंक्वायरी दे ली थी, जिसमें गुजरात के बहुत चुनिंदा अधिकारियों को उसमें लिया गया है। साथ ही में एक क्रिमिनल एफआईआर भी की गई थी, जो क्रिमिनल एफआईआर पे कई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जी। कई लोगों के अलग अलग बयान मैं सुनता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। मैं मान रहा हूँ कि ये चुनाव की सीज़न है, आरोप प्रति आरोप, एलिगेशंस चुनाव के सीज़न में लगते रहते हैं, लेकिन चुनाव के सीज़न में ये बच्चों की मौत पे, मेरे गुजरात के नागरिकों की मौत पे राजनीति हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वो एफआईआर की जब बात होती है तो मैं आप सबसे मैं विनती करता हूँ कि हमने इंग्लिश में, हिंदी में उसको ट्रांसलेट भी किया है, वो एफआईआर को एकदम बारीकी से पढ़ना चाहिए। जब इतनी बड़ी घटना बनती है तो कोई सिंगल व्यक्ति पे क्यों एफआईआर हो खाली। ये एफआईआर में हो सकता है कई लोग मिले जी। इंक्वायरी करने से, हो सकता है कि इसको 360 डिग्री हम चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग भी निकल सकते हैं। तो हमने वो ब्रिज जिसने मेंटेनेंस के लिए जिसको दिया था, मतलब जो कंपनी उसको मेंटेन कर रही थी, उसको और उसके साथ जुड़े हुए सभी लोग, वो फर्स्ट सेकंड में जिसने सरकार के पास से ये पीपीपी मॉडल पे ब्रिज चलाने के लिए लिया है, मतलब वो कंपनी हो गई ओरेवा, उससे जुड़े हुए सभी लोग। तो
उसमें ओनर अलग नहीं हो सकता, मैनेजर अलग नहीं हो सकता, टिकट बेचने वाले अलग नहीं हो सकते। ये 136 लोगों के मौत का सवाल है। आप उसमें मात्र एक व्यक्ति का नाम लिख के उसको बचाया नहीं जाता। उसमें 360 डिग्री एफआईआर करनी बहुत ज़रूरी थी। और साथ में ये ब्रिज की दुर्घटना हुई, उसमें जिस जिस की भूल है वो सभी लोग, मतलब इसमें कोई बाकी नहीं रहा है। हमने एफएसएल को उसमें जल्द से उसके रिपोर्ट्स के लिए खास तौर पे जो टीम चाहिए थी, जो और कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो सब चीज़ें प्रोवाइड की गई है। मेरे घर में भी एक छोटी सी बेटी है, बेटा है। मैं पूरी रात वहाँ पे था, मैंने देखा है किस प्रकार से लोग बाहर आए। ब्रिज के हादसे में राजनीति या राजनीति फायदा नुकसान वो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं इतना विश्वास जरूर से दिला रहा हूँ कि सरकार इसमें बहुत ही गंभीरता से कदम बढ़ने के लिए आगे बढ़ रही है। इसमें किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। See, प्रोटेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। उस प्रकार की बात सोच भी कैसे सकते हैं। जब मुख्यमंत्री जी पूरे 48 घंटे वहाँ पे बैठे हो, गृह मंत्री के नाते मैं वहाँ पे बैठा हूँ, प्रधानमंत्री जी खुद विजिट करने आते हैं, और प्रधानमंत्री जी अपने मीटिंग में जब अलग अलग विषयों पे चर्चा करते हैं, तब प्रधानमंत्री जी सभी सीनियर अधिकारियों और मंत्रियों के सामने ये कहा जी। कि ये इंक्वायरी में मात्र आरोपियों को पकड़ा ना जाए, आरोपियों को पकड़ के उनको सजा मिले वहाँ तक पहुँचाया जाए। इसके लिए साइंटिफिकली, टेक्निकली, ह्यूमन इंटेलिजेंस सभी विषयों पे ध्यान देके उसका उपयोग किया जाए, और किसी भी प्रकार की कोई इन्फ्लुएंस इसमें किसी की ना आए। मतलब वेरी क्लियर मैसेज, उसमें कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन एफआईआर में ये कैसे इसका नाम फर्स्ट, कैसे इसका नाम सेकंड, कैसे ये थर्ड, कैसे आप खाली एक ओनर के बदले 150 लोगों को क्यों पकड़ रहे हो? अरे भाई, जो लोग आएंगे इसके अंदर, जो लोग शामिल होंगे, वो सबको पकड़ना पड़ेगा। हो सकता है इसमें कुछ और भी निकले। उससे पहले ही आप इस प्रकार की बातें, राजनीतिक बातें करो, मुझे लग रहा है तब तक ये बच्चों की और ये परिवारजनों की मौत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मोरबी की तो बात आपने विस्तार से की। सौराष्ट्र और साउथ गुजरात, इस एरिया को अगर आप देखें तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम रहा है। और दो पिछले चुनाव में आप देखें तो यहाँ काफ़ी उबाल था, कई सारी बातें थी, पाटीदार आंदोलन था, कोटा की बात हुई थी, और वहाँ पे एक तिकड़ी आई थी, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल। अब उसमें से कुछ तो बीजेपी में आ गए। इस बार का चुनाव काफ़ी ठंडा लग रहा है। कहीं ऐसा तो ना हो कि वोटर ही नहीं आए बाहर वोट करने, बोले अब क्या करना है। देखिए, गुजरात की जनता ने ये तय कर लिया है। 2002, 7, 12, 17 हर चुनाव में नए नए विषयों को लेके गुजरात तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये वक्त गुजरात की जनता ने तय कर लिया है कि फैसला ऐसा लाना है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आए ही नहीं। हम यहाँ पे गुजरात टूरिज्म का एक नारा रहा है कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। हाँ। लेकिन हम लोग ने नारे के अंदर ये लोग समझ नहीं पाए। हमने बोला है कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। हमने ये नहीं बोला है कि आप कुछ दिन के लिए आओ, मेहमान बनो और हमारे घर जमाई बनाओ, ये नहीं है, ये विषय नहीं है। तो यहाँ पे सही समय पे देखिए, गुजरात के आपने सौराष्ट्र और ख़ास तौर पे दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात की बात की। यहाँ पे आपका गुजरात में प्रवास भी होने वाला है। आप किसी के भी घर पे अगर खाने के समय जाओगे तो वो आपको ज़रूर से, अगर कोई छोटे भी मध्यम वर्ग के परिवार में जाओगे, अगर 2 रोटी बनाई है तो 1 रोटी आपको खिलाएंगे, 1 रोटी वो खाएंगे। जी। हम यहाँ पे कोई भी मेहमान आए भोजन कराते हैं। लेकिन भोजन कराने का मतलब ये नहीं है, कुछ लोग भोजन कराते ही एक कागज़ में लिख लेते कि ये वोट मेरा हो गया और इतनी सीट मेरी आ जाएगी। खाना खिलाते हैं, हम घर नहीं दे लेते हैं। बराबर है। वो लोग ये सोच के, ये समझ के, ये तय करके बैठ जाते हैं कि इसने मुझे खाना खिलाया है तो ये घर भी मुझे दे लिया है। खाना खिलाना ये हमारे संस्कार में है, ये हमारे व्यवहार में है। हम अच्छे लोग हैं, हम लोगों को गले लगाते हैं, हम सबको भाई मानते हैं, हम मूर्ख लोग नहीं हैं। तो ये फर्क समझना पड़ेगा। जी। लेकिन हाथ पे झाड़ू चला या झाड़ू पे हाथ चला, सूरत में भी हमने देखा चुनाव, म्युनिसिपल चुनाव में कुछ इम्पैक्ट तो, कुछ तो आपको भी तकलीफ दे रही होगी, क्योंकि वरना क्या आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री 4 चक्कर लगाएं सौराष्ट्र साउथ गुजरात में, यहाँ सूरत में 1.5-2 दिन बिताएं, तो कुछ तो चिंताएं होंगी। पिछले चुनाव के रिजल्ट्स आपको एकदम बारीकाई से देखने चाहिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश ने एक नया इतिहास लिखा है। जो सूरत की आप बात कर रहे हो,
हमारी सीटें बढ़ी हैं। पूरे गुजरात में सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सौंपी है। इसी प्रकार से जो नगर निगम है उसमें 90% नगर निगम हमारे पास है। जिला पंचायत इकाई 100% हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने तो सभी पार्टी को नकारा है और भारतीय जनता पार्टी को दिल से लगाया है। पिछले चुनाव की बात करो तो पिछले चुनाव में कई उपचुनाव भी हुए थे। सातों सात विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती, कई जगह पे तो डिपॉजिट ना बची। ठीक है, समाज के नाम से, ज्ञाति के बंटवारे से कुछ सीटों में सफलता प्राप्त हुई, लेकिन मैंने आपको बताया ना, हम खाना खिलाने वाले लोग हैं। तो वो खाने के समय आए थे, खाना खिलाया। अब जब आप घर लूटने की जब बात करोगे, बराबर है, तो लूट नहीं सकते। सूरत शहर एक अलग प्रकार का शहर है। यहाँ पे सूरत शहर समृद्ध शहर है। तो जब जब लुटारे को आना होता है ना, तो वो सूरत शहर को सिलेक्ट करते हैं। आप इतिहास देखिए, करेक्ट, अंग्रेजों से चालू कीजिए जी, और आज जिसकी आप बात कर रहे हो तब तक की बात थी जी। लेकिन क्योंकि सूरत में 5% ही मूलवासी हैं, बाकी सब प्रवासी यानी देश भर से आए हुए लोग हैं, तो वो उसका भी एक अलग रंग है। और आपने प्रधानमंत्री जी की बात की है। हाँ, वो तो गुजरात के बेटे हैं, हमारे नेता हैं। पहली बार सूरत आए कल, आपने देखा 28 किलोमीटर का रोड शो। जी, ये एक ऐतिहासिक मोमेंट थी कल। अघोषित रोड शो, जी, उनका हाँ, रूट अघोषित है, उनका रूट पूरा रोड शो बन गया। 28 किलोमीटर में लाखों लोग, जी, बुजुर्ग माताएं, दादा, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गुजरात में मोदी मोदी के नारे पुकारते हैं। बुजुर्ग माताएं मेरी जी, आशीर्वाद देने के लिए बाहर आए थे, हजारों की संख्या में। ऐसा दृश्य शायद ही कोई नेता के लिए ये देश में, मैं तो यही गलियों में बड़ा हुआ हूँ। सूरत की ये गलियों को कल मैंने देख के, मतलब मैं तो एकदम भावुक हो गया था कि किस प्रकार का प्यार लोगों के मन में मोदी जी के लिए, किस प्रकार का भाव है। ये दृश्य शायद ही कभी किसी नेता के लिए इस प्रकार के दृश्य आपको देखने को मिलेगा। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कहीं पे इस प्रकार के दृश्य आपने कभी नहीं देखे होंगे कि कोई देश के प्रधानमंत्री अपने खुद के गांव में, मतलब गुजरात में आए और 28 किलोमीटर का उनका रूट, जो 28 किलोमीटर का रूट, रात का समय, जो रूट 20 मिनट में ख़त्म होने वाला था, वो 3.5 घंटे तक जैसे वैसे ख़त्म होता है। वहाँ सभा में 4 घंटे पहले से लोग आके पूरा जाम, हज़ारों कुर्सियाँ पैक थी। वो 4 घंटे तक एक आदमी खड़ा नहीं हुआ है। और 4 घंटे के बाद जब मोदी जी स्टेज पे आते हैं, तब सभा यहाँ से दिल्ली तक आवाज जाए, ऐसे मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। इस प्रकार का प्यार, इस प्रकार का लोगों का अटैचमेंट मोदी जी के लिए कल मैंने अपनी नज़रों से जब मेरे शहर के अंदर देखा, तो कहीं ना कहीं 37 साल मुझे ये शहर में जी, अब छोटे से बड़ा हो गया। यहाँ पे कहीं राजनीतिक उतार चढ़ाव मैंने भी देखे हैं, लेकिन इस प्रकार का माहौल मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। और कई नेता कल यहाँ पे थे, और जो अलग अलग रिपोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो मेरे पास भी कल एक रिपोर्ट आया था। कल 12-1 बजे सूरत शहर के कई नेताओं को उन्होंने बुला के बोला कि आपको 8 तारीख को रेजिग्नेशन देना है। इस प्रकार की हालत हो गई। इन्होंने कहा कि मैंने पंजाब और दिल्ली के लोगों के पसीने की कमाई यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से खर्च ली है। आप लोग की बड़ी बड़ी बातें सुन के मैं आधे दिन यहाँ पे रहा। दिल्ली में कम, वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब के अंदर गली गलियों में खून खराबा हो रहा है, वो यहाँ गुजरात की गलियों में घूम रहे अकेले, यहाँ कोई देखता नहीं है, कोई बुलाता नहीं है, वहाँ लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे सभी लोग कल अपने सपने चूर चूर हो गए, इस प्रकार की हालत में बैठे हुए थे। और उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को बुला के कल धमकाया है। मुझे तो दुख हो रहा है कि मेरे गुजरात के ये नौजवानों को ये लोग बाहर से आके इस प्रकार का धमकाते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि कहीं ना कहीं गाली गलौज भी उन लोग को पड़ी है। मैं वो जो शब्द मैंने सुने हैं वो मैं यहाँ पे टीवी के माध्यम से बोल नहीं सकता। अच्छा, तो अब हर्ष क्या कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर हमें बता रहे हैं, लेकिन इस खबर को हम यहाँ पर विराम देंगे। अगर मोदी जी का इतना सपोर्ट है तो वो तो लोकसभा में तो दिखेगा 2024 में,
गुजरात में अब की बार दिखेगा तो कितना दिखेगा? 182 में से पिछली बार 99 तक पहुंचे और फिर तकलीफ हुई। इस बार कितने पार? देखिए, मैंने 2002, 7, 12, 17, 2002 का चुनाव मैं इतना तब पॉलिटिकल एक्टिव नहीं था और मेरी उम्र भी नहीं थी। लेकिन मैं कई अखबारों का, कई चैनलों के वीडियोस जब देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 साल के बाद आप लोग को स्क्रिप्ट अब बदल लेनी चाहिए। स्क्रिप्ट बदल लेनी चाहिए। हाँ, बदल लेनी चाहिए। 2, 7, 12, 17 सब ने यही बोला कि अब क्या हो जाएगा, अब चले जाओगे, अब चले जाओगे। चले तो सब चले गए, लेकिन मोदी जी अभी भी स्वयं खड़े हैं और आप देखो प्यार बढ़ता जा रहा है। मतलब आप सीट भी ऐतिहासिक होगी। देखिए, अभी वोटिंग हुआ नहीं है तो आज आंकड़े पे बात करना ये थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन मैं जरूर आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से मेहनत में लगे हैं और गुजरात की जनता ने जिस प्रकार से थाम लिया है, मैं ये मान रहा हूँ कि एक नया इतिहास लिखेंगे। तो 149 का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिख रहा है। देखिए, वो तो आपको ही नक्की करना है। मैं नक्की आपको करने वाला मात्र सूरत ही आप है। मैं तो आपको मात्र निमंत्रण दे रहा हूँ कि 8 दिसंबर को गुजरात में जरूर से रहना, ये मौका मत चूकना, क्योंकि गुजरात एक नया इतिहास लिखने जा रही है। चलिए देखते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने जिस तरह से यहाँ पर बैटिंग की, मैं आशा करता हूँ आगे भी आप ऐसे ही बैटिंग करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।